आज हमारा टॉपिक है बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी। ठीक है, सेल इंजरी के बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं। अब सेल इंजरी होती है कि मोस्टली स्ट्रेस की वजह से हो सकती है सेल इंजरी, या फिर कोई केमिकल टॉक्सिन या स्कीमिया वगैरह हो गया तो उसकी वजह से सेल इंजरी हो सकती है। ठीक है, अब ये है कि जो मोस्टली क्या कहते हैं इंजरीज स्टिमुलाई जो होते हैं वो क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को, सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं, या फिर डीएनए को भी डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि अब ये कि कुछ मतलब ये कि सेल की इंजरी कहाँ कहाँ हो सकती है। जैसे माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हो गया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज में क्या होगा कि मतलब ये कि माइटोकॉन्ड्रिया में जब डैमेज आएगा तो वो कैल्शियम की मतलब साइटोसोलिक कैल्शियम को इंक्रीज़ कर देगा और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ को इंक्रीज़ कर देगा। ठीक है, ठीक है, अब मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के डैमेज हो किससे सकता है। ठीक है, कैल्शियम से, या फिर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज से, ऑक्सीजन की डिप्रीवेशन से, मतलब ऑक्सीजन की डिफिशियंसी से। ठीक है, अब उसके डैमेज होने से क्या कॉन्सिक्वेंस आ सकते हैं। एटीपी की डिप्लीशन, सबसे पहले क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं करेगा तो एटीपी की डिप्लेशन होगी। ठीक है, अब मोस्टली एटीपी की डिप्लेशन किसकी वजह से हो सकती है, मतलब क्या कहते हैं हाइपोक्सिक या फिर केमिकल इंजरी की वजह से हो सकती है। ठीक है, अब एटीपी बनती किससे, दो तरीक़ों से बनती है, या तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या फिर ग्लाइकोलाइटिक पाथवे की मदद से बनती है। अच्छा, अब ये है कि इसमें अब ये कि यहाँ पे बता रहा है कि अगर एटीपी नहीं होगी तो क्या होगा, सोडियम पोटेशियम पंप काम नहीं करेगा। अगर वो काम नहीं करेगा तो क्या होगा, सोडियम अंदर आएगा जिसकी वजह से उसके साथ साथ वाटर भी अंदर आएगा, और क्या होगा, सेल स्वेल होगा और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी डायरेक्ट करेगा। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरी मतलब डैमेज क्या हो सकता है, लाइक सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म अल्टर हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, लाइक अगर जैसे एटीपी डिक्रीज़ हो गई तो क्या होगी, एटीपी की डिक्रीज़ होने के साथ साथ एएमपी की फॉर्मेशन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से फोस्फोराइलेज या फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज दोनों एक्टिवेट होंगे और ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ग्लाइकोजन के जो है स्टोर्स डिप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि जो ग्लूकोज होगी वो ग्लाइकोजन से ही कन्वर्ट होकर आ रही होगी। और दूसरा क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस जो होगी वो एनएरोबिक कंडीशन में होगी तो लैक्टिक एसिड बनेगा, जिसकी वजह से पीएच क्या कहते हैं एसिडिक हो जाएगी, और इसकी वजह से क्या होगा, जो साइटोसोलिक एंजाइम है उनकी एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी। अच्छा, और उसके बाद क्या होगा, दूसरा ये होता है कि मतलब ये कि दूसरा ये होगा कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बनेंगी। ठीक है, मतलब जब ऑक्सीजन क्या कहते हैं, जब ऑक्सीजन फॉस्फोरेशन नहीं होगी या फिर ऑक्सीजन सही तरह से यूटिलाइज नहीं होगी माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ से, या फिर मतलब वो नहीं होगी यूज़, तो क्या होगा, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बनेगी। अब आते हैं मेम्ब्रेन डैमेज पे। ठीक है, मेम्ब्रेन डैमेज पे क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अब जब मेम्ब्रेन में डैमेज आएगा तो क्या होगा, परमेबिलिटी लॉस हो जाएगी। ठीक है, सारे सेल इंजरी में एक्सेप्ट एपोप्टोसिस में, उसमें नहीं होती, क्योंकि उसमें जो भी, क्योंकि वो प्री प्रोग्राम सेल डेथ प्रोसेस होता है। उसमें यह होता है कि जो भी मतलब सेल होता है ना, जो एपोप्टोसिस होती है उसकी, उसके सारे ऑर्गेनील एक मतलब वेसिकल में पैक्ड होके और उनकी फिर फेगोसाइटोसिस होती है। अच्छा, अब ये कि फॉर एग्जांपल इस्कीमिक सेल्स में जो मतलब क्या होगा कि मेम्ब्रेन को डिफेक्ट होगा और एटीपी की डिप्लीशन होगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, कैल्शियम अंदर आएगा। कैल्शियम अंदर आएगा तो वो फॉस्फोलाइपेज को एक्टिवेट करेगा, और फॉस्फोलाइपेज क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा। या फिर अच्छा, और दूसरा ये कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो है वो भी मतलब सेल मेम्ब्रेन की लिपिड पर ऑक्सीडेशन कर देती हैं, मतलब वो भी डैमेज करेंगी। या फिर क्या होगा, मतलब फॉस्फोलिपिड का जो ब्रेकडाउन है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अगेन ऐसा इंक्रीज़ होगा कि जो फॉस्फोलाइपेज है उनको अगेन कैल्शियम एक्टिवेट करेगा, तो वो क्या करेंगे, फॉस्फोलिपिड का ब्रेकडाउन करेंगे। या फिर क्या होता है, साइटोस्केलेटन एब्नॉर्मलिटीज़ होती हैं, उसको मतलब ये होता है कि प्रोटीन जो होते हैं ना वो डैमेज होते हैं, मतलब उनको डैमेज कौन करेगा, प्रोटीएजेस करेंगे। कौन एक्टिवेट करेगा प्रोटीएजेस को, कैल्शियम एक्टिवेट करेंगे। मतलब कैल्शियम आ कहाँ से रहा है, मतलब कैल्शियम ये है कि जब माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होता है ना, तो मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के इनर जो होती है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, वहाँ पे कैल्शियम होता है और साइटोक्रोम सी होता है, और मतलब कुछ और भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो जब डैमेज होगा तो जो पोर्स हैं, मेम्ब्रेन होती है कैल्शियम माइटोकॉन्ड्रिया की, वो लीकी हो जाएगी, जिसकी वजह से कैल्शियम बाहर आएगा, वो सर्टेन एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, अच्छा एक और बात ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया जब डैमेज होता है ना तो मतलब वो कुछ प्रोटीन्स भी रिलीज़ करवाता है। एक तो ये कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं होगी, दूसरा ये कि वो कुछ प्रोटीन रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से एपोप्टोटिक डेथ हो सकती है। ठीक है, और अब ये दूसरा क्या होगा कि मतलब ये कि मेम्ब्रेन, और दूसरा ये कि इन लाइसोसोम्स की लाइसोसोमल जो मेम्ब्रेन है वो डैमेज होगी, उसकी वजह से क्या होगा कि हाइड्रोलाइसिस एंजाइम रिलीज़ होंगे, और जो वो क्या करेंगे, सेल के स्ट्रक्चर को मतलब डैमेज करेंगे। ओके, दूसरा इंजरी का कॉज था डैमेज टू डीएनए। ठीक है, अब डीएनए को डैमेज आ गया, कैसे आ सकता है, कौन से कॉजेज हो सकते हैं, लाइक रेडिएशन हो गई, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, ड्रग्स, केमिकल्स हो गए। ठीक है, तो उसकी वजह से डीएनए को डैमेज आ गया सेल के। अब क्या होगा, डीएनए जैसे डैमेज होगा ना, वो क्या करेगा, p53 डिपेंडेंट पाथवे को एक्टिवेट करेगा। जैसे ही p53 पाथवे एक्टिवेट होगा वो क्या करेगा, जीवन फेज में सेल को अरेस्ट कर देगा।
अगर सीवियर ज़्यादा इंजरी ज़्यादा सीवियर है और उसको रिपेयर नहीं कर पा रहा, तो वो क्या करेगा, P53 पाथवे उसको एपोप्टोसिस करवा देगा, मतलब वो एपोप्टोसिस का पाथवे फिर ट्रिगर कर देगा। अच्छा, अब ये केस में बता रहे हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से भी सेल इंजरी हो सकती है। अब सबसे पहले मैं बता दूं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है। मतलब जब सबसे मतलब क्या होता है, जब ऑक्सीजन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ या तो उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो या फिर क्या कहते हैं मतलब या फिर स्कैवेजिंग जो है वो डिक्रीज़ हो जाए, ठीक है, मतलब उसको हम क्या कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अब ये कि मतलब ये कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में क्या होता है, फ्री रेडिकल्स बनते हैं। फ्री रेडिकल होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। फ्री रेडिकल वो होते हैं, वो स्पीशी होती है जिसको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है आउटर ऑर्बिट में, ठीक है, वो किसी को भी और वो जाके सेल के प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट लिपिड में अटैक करते हैं जाके, ठीक है। अब फ्री रेडिकल बनते कहाँ हैं, मोस्टली और रिडॉक्स रिएक्शन में बनते हैं, ठीक है, जब क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं, पेरोक्सिसोम लाइसोसोम में बनते हैं, ठीक है, साइटोसोल में बनते हैं, ठीक है। तो ये सारे मतलब क्या कहते हैं फ्री रेडिकल बनते हैं नॉर्मली। उसके बाद क्या हो सकता है, यूवी रेज या एक्स रेज की वजह से हो सकता है, ठीक है, जो कि क्या करेंगे वाटर को OH और हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर देंगे। दूसरा क्या होगा, इन्फ्लेमेशन, जैसे ल्यूकोसाइट्स भी बनाते हैं किल करने के लिए सेल को, तो वो क्या करते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ के थ्रू यानी फ्री रेडिकल के थ्रू ही उनको मारते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, एंजाइमेटिक मेटाबॉलिज्म या फिर मतलब ड्रग्स की वजह से, जो ड्रग्स होती हैं उसकी वजह से भी मतलब फ्री रेडिकल बन सकते हैं, मतलब ड्रग्स भी एज अ फ्री रेडिकल काम करती हैं। उसके बाद ट्रांजिशन मेटल हो गया सर्टेन, जैसे आयरन कॉपर हो गया, तो उसकी वजह से भी फ्री रेडिकल बनते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि हमारे एंडोथेलियल सेल से रिलीज होता है। अच्छा, अब ये हो गया कि ये तो हमारे रेडिकल बन गए, ठीक है। अब उसके बाद उनको उन रेडिकल्स को भी मतलब रिमूव करना होता है बॉडी से। नॉर्मली हमारे जब बॉडी में मतलब रेडिकल्स फ्री रेडिकल बनते रहते हैं, लेकिन हमारे बॉडी के पास मैकेनिज्म होता है। वो मैकेनिज्म ये होता है कि सर्टेन एंजाइम्स होते हैं या एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि उन रेडिकल्स को किल करते जाते हैं, मतलब हमारे बॉडी को एक नॉर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट में रखते हैं। जैसे अब फ्री रेडिकल्स तो बन गए, उनको मतलब कैसे रिमूव करना है, बॉडी कैसे करेगी रिमूव, तो सर्टेन वेज हैं, जैसे एंटीऑक्सीडेंट हो गए, विटामिन A, E या ग्लूटाथायोन हो गया, ठीक है। या फिर क्या होगा, आयरन और कॉपर जो है हमारे क्या करते हैं फ्री रेडिकल बना सकते हैं, लेकिन हम उसको मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, उनके ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है ना उनके साथ बाइंड करवाएंगे, तो वो क्या होंगे, आयरन और कॉपर बॉडी में कम हो जाएगा। जब वो कम होंगे तो क्या होगा, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ कम बनेंगी। अच्छा, सर्टेन एंजाइम्स होते हैं जैसे कैटालेज हो गया, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज होगा, ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज हो गया, ठीक है। तो ये एंजाइम है जो हमारे क्या करते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ को मतलब ख़त्म करते हैं, मतलब नॉर्मल लेवल पे आते हैं। अच्छा, अब जब अगर ये इन सब ने काम नहीं किया, मतलब इन्होंने फंक्शन प्रॉपर नहीं किया और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ ज़्यादा बन गई, तो वो क्या करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, रेडिएशन कुछ भी कोई भी मतलब एक कॉज आया, उसने मतलब फ्री रेडिकल बनाया। अब ये है कि फ्री रेडिकल जब बनेगा तो उसको क्या करेंगे, सर्टेन एंजाइम वगैरह या फिर मतलब जो भी बॉडी का मैकेनिज्म है उसको मतलब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ को मतलब कम कर देगी, मतलब उसको नॉर्मल कर देगी, ठीक है, मतलब उसको हटा देगी या जो भी कर देगी, किल कर देगी। अगर वो नहीं, और अगर ये काम सही से एंजाइम नहीं कर रहे तो क्या होगा, फिर हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स बनना स्टार्ट हो गए। अब जब रेडिकल बन गए तो वो पैथोलॉजिकल कंडीशन में क्या कॉजेज कर सकते हैं, तो सबसे पहले लिपिड ऑक्सीडेशन यानी सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करेंगे। उसके बाद क्या होगा, सेल की मॉडिफिकेशन होगी। सेल की मॉडिफिकेशन मतलब मिसफोल्डेड प्रोटीन्स बनेंगे। अब मिसफोल्डेड प्रोटीन कैसे बनते हैं कि मतलब ये क्या करेंगे, जो क्रॉस लिंकिंग होती है प्रोटीन्स में उनको बनने नहीं देंगे, उसको इनहिबिट करेंगे, जिसकी वजह से मिसफोल्डेड प्रोटीन्स बनेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, DNA में म्यूटेशंस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जब मिसफोल्डेड प्रोटीन बनेंगे तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। जब DNA में डैमेज करेंगे क्या होगा, म्यूटेशन होगी तो क्या होगा, सेल एजिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो अच्छा, ये यहाँ पे हमारा मतलब वहाँ पे जो है ना हमारा ख़त्म हो गया, मतलब ऑक्सीजन स्पीशीज़ का जो मतलब इफेक्ट था वो ख़त्म हो गया। अब ये है कि कैल्शियम फॉर एग्जांपल, अब कैल्शियम का क्या इफेक्ट होता है सेल इंजरी पे, ठीक है। जब कैल्शियम फॉर एग्जांपल क्या करेंगे, अंदर आएंगे, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल कैल्शियम बाहर सेल डैमेज हो गया तो कैल्शियम बाहर से भी अंदर आ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया से भी अंदर आ रहा है। अब कैल्शियम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी अंदर आ रहा है, ठीक है। सेल में मतलब सेल में बहुत ज़्यादा कैल्शियम हो गया, वो क्या करेगा, सर्टेन एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, लाइक फोस्फोलाइपेज हो गया, प्रोटीएज हो गया, एंडोन्यूक्लियस हो गया और ATPase हो गया। अब ये कि फोस्फोलाइपेज क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा, प्रोटीज क्या करेंगे, साइटोस्केलेटन प्रोटीन को डैमेज करेंगे, एंडोन्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डैमेज करेंगे, न्यूक्लियस को डैमेज करेंगे, ठीक है, DNA को, और ATPase क्या करेंगे, ATP की डिप्लीशन कर देंगे। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, हाइपोक्सिया और इस्कीमिया, ठीक है। हाइपोक्सिया इस्कीमिया क्या होता है, मोस्टली जो सेल इंजरी होती है ना हमारी इस्कीमिया की वजह से होती है, ठीक है। लेकिन ये होता है कि अब हाइपोक्सिया और इस्कीमिया में क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों में सीवियर कौन सी होती है, इन दोनों में सीवियर होती है इस्कीमिया। क्यों, क्योंकि हाइपोक्सिया में क्या होता है, ब्लड फ्लो जब मेंटेन
ब्रेन होता है ना, तो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस हो सकती है, मतलब उसके थ्रू एनर्जी बन सकती है। लेकिन इस्कीमिया में क्या होता है, ना ही मतलब एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस होती है, ना ही एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होती है। इसकी वजह से जो टिश्यू इंजरी इस्कीमिया में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हाइपोक्सिया। और जो हमारा क्या कहते हैं इस्कीमिया है वो ज़्यादा डेंजरस होता है एज़ कम्पेयर टू हाइपोक्सिया। अच्छा, अब ये है कि मतलब ये है कि जब फॉर एग्जांपल मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हाइपोक्सिया हो गया, ठीक है, जब हाइपोक्सिया हो गया, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हाइपोक्सिया हो गया और सेल को इंजरी होगी, नहीं। हाइपोक्सिया जब हो जाता है तो सेल पहले क्या करता है, अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। वो कैसे करेगा, सबसे पहले वो क्या करेगा, HIF1 यानी हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर को एक्टिवेट करेगा, जो क्या करेगा, मतलब न्यू ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन करवाएगा, ठीक है, और ग्लाइकोलाइसिस करवाएगा। तो अडॉप्ट पहले क्या करेगा, हाइपोक्सिया अगर हो जाएगी तो मतलब अडॉप्ट करने की कोशिश करेगा, अगर अडॉप्ट नहीं हो रहा तो उसको सेल इंजरी हो जाएगी, ठीक है। अब मोस्टली यहाँ पे एक पॉइंट लिखी हुई है कि मतलब जब ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी आती है तो क्या होता है जो बॉडी का टेम्परेचर है वो लो कर दिया जाता है, हाइपोथर्मिया हो जाती है। अब हाइपोथर्मिया होगा तो क्या होगा, लाइक सेल पे स्ट्रेस कम होगा, सेल स्वेल कम होगा, उसकी मतलब जो मतलब क्या कहते हैं नीड्स होंगी वो कम होंगी, फ्री रेडिकल कम बनेंगे, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कम होगा और सेल इंजरी कम हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, इस्कीमिया रिपरफ्यूजन इंजरी। इस्कीमिया रिपरफ्यूजन इंजरी ये होती है कि मतलब फॉर एग्जांपल जब मतलब एक टिश्यू है, फॉर एग्जांपल इस्कीमिया हो गई है, ठीक है, अब इस्कीमिया हो गई ये मतलब फॉर एग्जांपल मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, वहाँ पे इस्कीमिया हो गया ना, तो रिपरफ्यूजन का मतलब इस्कीमिया के बाद हम क्या करते हैं, ब्लड फ्लो जब दोबारा स्टार्ट हो जाता है ना, तो उससे हम कहते हैं इस्कीमिया रिपरफ्यूजन इंजरी। मतलब ये है कि इनिशियली इस्कीमिया हो गया लेकिन उसके बाद ब्लड फ्लो खुल गया दोबारा से उस टिश्यूज़ को, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, इस्कीमिया रिपरफ्यूजन कहते हैं हम उसको। अब इंजरी का मतलब क्या है, इंजरी कैसे हो सकती है, इंजरी ऐसे हो सकती है फॉर एग्जांपल मायोकार्डियल इन्फेक्शन है या स्ट्रोक है। अब पहले से सेल में इंजरी है और उसमें इस्कीमिया है, जब हम दोबारा मतलब ब्लड फ्लो देंगे उसको, उन टिश्यू सेल्स को, तो क्या होगा, मतलब और जो ऑक्सीजन होगी ना वो ज़्यादा अमाउंट में होगी। अब ज़्यादा अमाउंट में होगी तो क्या होगा, जो सेल है हमारा पहले ही क्या कहते हैं सेल इंजरी की स्टेट में, यानी वो डैमेज है, जब वो डैमेज है तो वो सारी ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ नहीं कर पाएगा। जब यूटिलाइज़ ही नहीं कर पाएगा सारी ऑक्सीजन को तो क्या होगा, फ्री रेडिकल्स बनना स्टार्ट होंगे, जिसकी वजह से उस सेल को फर्दर इंजरी हो जाएगी। इसीलिए हम इस्कीमिक परफ्यूजन जो होती है ना, क्या कहते हैं इस्कीमिक रिपरफ्यूजन, वो हम स्लो करते हैं ताकि सेल पहले आराम से अडॉप्ट कर ले, या फिर सेल क्या कहते हैं अपनी नॉर्मल स्टेट पे आए और फिर मतलब क्या कहते हैं हम मतलब ब्लड फ्लो बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे लेके आए, एकदम से नहीं करते क्योंकि सेल को फिर फर्दर इंजरी हो जाएगी। अच्छा, अब ये है कि इस्कीमिक रिपरफ्यूजन इंजरी से क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो सकता है, मतलब जो फ्री रेडिकल से वो बनेंगे। उसके बाद इंट्रासेल्यूलर कैल्शियम अक्यूमुलेट होगा, ठीक है, ओवरलोड। अब कैल्शियम आ कहाँ से रहा है, यहाँ पर ये मेन पॉइंट है। यहाँ पर ये कि जो भी हमने इस्कीमिया रिपरफ्यूजन किया, मतलब ब्लड फ्लो वापस लाए, जब ब्लड फ्लो वापस लाए तो जाहिर सी बात है उसके साथ ऑक्सीजन आएगी, मैक्रोफेज न्यूट्रोफिल सब आएंगे, तो कैल्शियम भी तो आएगा ना। तो कैल्शियम क्या करेगा, अंदर सेल्स में जाएगा, तो क्या करेगा, सर्टेन एंजाइम जो मैंने आपको पीछे बताया कि फोस्फोलाइपेज हो गया, प्रोटीएज हो गया, एंडोन्यूक्लियस हो गया, ठीक है, और एटीपीएज हो गया, उनको एक्टिवेट करेगा। अच्छा, इन्फ्लेमेशन कैसे, इन्फ्लेमेशन उसके बाद क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगी, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑब्वियसली है जो मतलब सेल इंजरी हो जाती है वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स को। अब जब इस्कीमिक रिपरफ्यूजन हो गई है तो ब्लड में क्या होगा, न्यूट्रोफिल्स होंगे, मैक्रोफेजेस होंगे, वो भी साथ साथ उस टिश्यू की तरफ चलते जाएंगे, मतलब तो फिर वो वहाँ पे जाके उनको फर्दर फेगोसाइटोस करेंगे और इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी मतलब एक्टिवेट हो जाएगा। वो उसमें क्या होता है कि आईजीएम एंटीबॉडीज, जाहिर सी बात है ब्लड में एंटीबॉडीज़ भी होती हैं, वो क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगी वहाँ पे और जाके अक्यूमुलेट हो जाएंगी। वहाँ पे अक्यूमुलेट होने के बाद क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन क्या करेंगे, उस एंटीबॉडीज़ के साथ मिलकर और वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे, उस सेल को फर्दर डैमेज करेंगे। अच्छा, उसके बाद लास्ट है दैट इज़ दी केमिकल टॉक्सिक इंजरी, जो कि ड्रग्स की वजह से होती है। अब टॉक्सिसिटी दो टाइप की होती है, एक होती है डायरेक्ट, दूसरी होती है इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट होती है ना वो ये होती है कि मतलब फॉर एग्जांपल डायरेक्ट एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे मर्क्यूरी क्लोराइड्स पॉइजनिंग, ठीक है। उसमें क्या होता है, मर्क्यूरी बाइंड करता है सल्फ हाइड्रल ग्रुप होता है ना सेल मेम्ब्रेन का, प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन पे, ठीक है, सल्फ हाइड्रल ग्रुप होता है सेल मेम्ब्रेन पे, वहाँ पे जाके बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद क्या करेगा, ये तो मतलब इसकी परमिएबिलिटी को इंक्रीज़ कर देगा सेल मेम्ब्रेन को, और आयन ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट कर देगा। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, लाइक साइनाइड पॉइजन्स होंगे, वो क्या करेंगे, माइटोकॉन्ड्रियल साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को इनहिबिट करेंगे और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन को इनहिबिट करेंगे। अच्छा,
दूसरा एग्जांपल अब ये है कि डायरेक्ट मतलब इनडायरेक्ट टॉक्सिसिटी क्या होती है। इनडायरेक्ट टॉक्सिसिटी होती है फॉर एग्जांपल कोई भी केमिकल जो आ रहा है बॉडी में वो इनएक्टिव स्टेट में होगा जब तक वो सेल के अंदर नहीं जाता। जैसे ही वो सेल के अंदर जाएगा वो टॉक्सिक बन जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा, तो वो सेल इंजरी कॉज करेगा। अब वो सेल इंजरी कैसे कॉज करेगा? फ्री रेडिकल बनाएगा और क्या करेगा? फ्री रेडिकल क्या करेंगे? लिपिड पर ऑक्सीडेशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दिया हुआ है कि टेट्राक्लोराइड जो होता है वो मोस्टली ड्राई क्लीनिंग में यूज़ होता है इंडस्ट्री में, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो बॉडी में अगर आएगा तो क्या होगा? P450 जो सिस्टम होता है साइटोक्रोम P450 वो क्या करेगा? उसको फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर देगा और वो क्या करेगा? लिपिड पर ऑक्सीडेशन कर देगा। लिपिड पर ऑक्सीडेशन होगी तो क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन डैमेज होगी और उसमें क्या होगा? जो कंटेंट्स वगैरह हैं जो भी लीक आउट कर लेंगे। अच्छा, अब ये है कि मतलब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी ये है कि जो टेट्राक्लोराइड है वो क्या करेंगे? मतलब एपोप्रोटीन को इनहिबिट करेंगे। जब एपोप्रोटीन इनहिबिट करेंगे लिवर में, ये लिवर की बात हो रही है, तो क्या मतलब क्या होगा कि जो एपोप्रोटीन होते हैं ना वो क्या करवाते हैं? ट्रांसफ़र करवाते हैं ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल का। जब वो इनहिबिट होंगे तो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल ट्रांसफ़र ही नहीं होंगे। जब वो ट्रांसफ़र ही नहीं होंगे तो क्या होगा? एक्यूमुलेट होंगे लिवर में। जब लिवर में एक्यूमुलेट होंगे तो लिवर कैसा बन जाएगा? फैटी लिवर। तो ये सारा था मतलब सेल मैकेनिज्म, सेल के मैकेनिज्म जो है इंजरी के बारे में। अच्छा, थोड़ी ये पॉइंट मैं बता दूं आपको यहाँ पे कि मतलब उन्होंने ओवरव्यू दिया हुआ है कि स्कीमिया होगी तो माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं होगी तो एटीपी नहीं बनेगी। अब एटीपी नहीं बनेगी तो उसके तीन क्या क्या मतलब हमें असरात दिखेंगे। सबसे पहले क्या होगा? सोडियम पोटेशियम पंप काम नहीं करेगा जिसकी वजह से सोडियम और कैल्शियम का इन्फ्लक्स अंदर होगा, ठीक है। जब सोडियम का इन्फ्लक्स अंदर होगा तो क्या होगा? स्वेलिंग होगी सेल की। और कैल्शियम का इन्फ्लक्स अंदर होगा तो क्या होगा? एंजाइम एक्टिवेट होंगे। उसके बाद क्या होगा? जब एटीपी नहीं बन रहा तो एनाएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस होगी जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होगा, ठीक है, क्योंकि एनाएरोबिक में लैक्टिक एसिड बनता है जिसकी वजह से पीएच डिक्रीज होगी। और क्या होगा? न्यूक्लियर क्रोमेटिन की क्लम्पिंग होगी। अब ये है कि क्लम्पिंग होगी कैसे? इसमें ये है कि क्लम्पिंग ऐसे होती है, जो हिस्टोन होते हैं ना उनकी पॉजिटिव चार्ज होती है और डीएनए की नेगेटिव चार्ज होती है। जो हिस्टोन की पॉजिटिव चार्ज होती है ना वो क्या करते हैं? जैसे ही पीएच डिक्रीज होती है ना वो अपनी चार्ज को लॉस कर लेते हैं। जैसे ही लॉस करेंगे तो क्या होगा? क्लम्पिंग हो जाएगी क्रोमेटिन की। उसके बाद क्या होगा? राइबोसोम की मतलब डिटैचमेंट होगी। क्यों डिटैचमेंट होगी? क्योंकि ईआर क्या हो रहा है? स्वेल हो रहा है। जब वो स्वेल हो रहा है तो राइबोसोम खुद ही उससे डिटैच हो जाएंगे जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस भी डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ तक था सारा सेल मैकेनिज्म, मतलब सेल की जो इंजरी के मैकेनिज्म थे डिफरेंस जो मैंने आपको बताए। और उसके बाद एक ये टेबल है जो कि आप मतलब देख लीजिएगा यहाँ पे कि मतलब जो मतलब फ्री रेडिकल्स कैसे बन रहे हैं और उनको कौन कौन से एंजाइम्स मतलब कन्वर्ट कर रहे हैं या ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। और बस यही था।